चैप्टर 3 है। चैप्टर 6 करेंगे हम। चैप्टर 6, हेल्थ। अच्छा। पंच। हेल्थ पैरामीटर्स। अच्छा। ठीक है। तो हमारी स्टार्ट करूँ। एक मिनट। तो अभी तो हमारी हेल्थ पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए कुछ एक नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हेल्थ पैरामीटर्स या हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जो नापे जा सके, ठीक है ना। नापे नहीं जा सके तो फिर वो पैरामीटर नहीं माना जाएगा। जो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है उसको बता, ठीक है। तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। वो करेक्टरिस्टिक्स, जो वो फीचर्स जो नापे जा सकते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से काम करे नहीं करे इस बात को बता, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे अभी हम ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं, तो वो सब जो भी पैरामीटर्स हैं वो हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक बताते हैं कि कैसा हमारा बॉडी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एक जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले तो एक डॉक्टर एक मोटा मोटा एक देखता है, भाई आप कैसे हो, है ना। तो एक ग्रॉस फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर जैसे आपको ऑब्जर्व करता है एज अ होल, ठीक है ना। लिखा है ना, अ सॉर्ट ऑफ बर्ड्स आई व्यू, डॉक्टर की दृष्टि, मतलब वो होती है ना कि बड़ी वो होते हैं डॉक्टर बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो देखते ही पता लेते हैं कुछ कुछ चीजें। कि जैसे होता है ना कि जैसे आईज चेक करते हैं डॉक्टर ऐसे करके, टंग दिखाओ बाहर निकालो, आप कोई कोई चेक करते हैं, तो ये सब एक डॉक्टर की, डॉक्टर को वो पता होती हैं चीजें। तो वो उसे बोलते हैं मोटा मोटा फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि जनरल अपीयरेंस, कैसे दिख रहे हो, कैसे चल के आ रहे हो, इमोशनली कैसे बात कर रहे हो, ठीक है ना। कि चेहरे पे पीलापन है या लालिमा है, तो वो पैर सूजे हैं, हाथ पैर सूजे हैं या नॉर्मल हैं, आप मोटे हो पतले हो लंबे हो, ठीक है ना। स्पाइन कैसी है, टेढ़ी है झुकी हुई है, आपका नाक आंख कान गला, वो सब थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं डॉक्टर्स, है ना। तो क्लिनिकल साइंस में देखो लिखा है पैलर की, मतलब पीलापन, आंखें, टंग, ये सब क्या है क्लिनिकल साइंस, हाथ पैरों में सूजन। देन इसके अलावा होते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कोई भी क्लिनिक पे जाते हो आजकल सबसे पहले डॉक्टर चेक करता है। स्टेथोस्कोप से हर कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करते ही है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या नापते हैं, पल्स रेट नापते हैं, आपकी नब्ज कितनी है, आपका हार्ट कितने जोर से धड़क रहा है। देन ब्लड प्रेशर कितना है। देन रेस्पिरेटरी रेट, आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन कितना हो रहा है, हाफ रहे हो या प्रॉपर ब्रीदिंग कर रहे हो। और बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। वाइटल साइंस मतलब कि आगे लिखा भी है वाइटल साइंस में नेक्स्ट पेज पे, कि दे आर मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शंस। हेल्थ पैरामीटर्स में वो सारी चीजें आ गई जो बॉडी के फंक्शन को इंडिकेट करेंगी, बट वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बॉडी का मोस्ट बेसिक फंक्शन को बताती हैं। हमारा हार्ट, हमारी ब्रीदिंग, ये सबसे मोस्ट बेसिक है, और हमारा टेम्परेचर। और अभी कोरोना के तो 4 वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स रेट को हार्ट रेट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि हमारा ब्रीदिंग कैसा है, ब्लड प्रेशर। देन कोरोना के बाद से ये, अभी आप जाते हो ना तो क्लिनिक में पहले ऑक्सीजन सेचुरेशन कौन चेक करता था, अभी कोविड के बाद से हर कोई वो यहाँ पे लगाता है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन की मशीन, हमारा ऑक्सीजन कितना है ब्लड में वो भी चेक करता है। तो सबसे पहले वन बाय वन करके पहले ये वाइटल पैरामीटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम और कुछ हेल्थ पैरामीटर्स पे जाएंगे। तो वाइटल पैरामीटर्स में से ब्लड प्रेशर का पूरा एक अलग चैप्टर है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो हम ह्यूमंस क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि कोई कोई जानवर आपने देखे होंगे कि ठंड में वो हाइबरनेट करते हैं, मतलब जैसे रैबिट होता है, कोई कोई होते हैं ना, वो मिट्टी में खोद के मिट्टी के अंदर ही 4-5 महीने चले जाते हैं, वो ठंड में बाहर निकल के ही नहीं आते। तो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है
तो उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो 3-4 महीने बिल्कुल उसमें चले आते हैं, हाइबरनेशन में, सोते हैं। हमारी बॉडी कैसी है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करके रखती है, इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो बाहर के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो लिखा है इसमें, देयर इज एन इनबिल्ट थर्मोस्टेटिक कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारा एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट मतलब थर्मस, थर्म मतलब टेम्परेचर, स्टैट मतलब स्टेबल, तो जो हमारे टेम्परेचर को स्टेबल करके रखता है। ठीक है, स्टेबलाइजर यूज करते हैं ना वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, जैसे घरों में, ऐसे ही टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मोस्टेट, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है बॉडी। तो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है वो पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कंफ्यूज मत करना, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन्होंने पूरी एक रेंज दी है कि 97 से लेके 99 तक, और 36.1 से लेके 37 पॉइंट, आपको पूरी ऐसे रेंज याद नहीं करनी है, मेन एक याद कर लो, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिखा भी है बाद में, है ना, 98.6 लिखा है इन्होंने, एंड 37 डिग्री सेल्सियस। बेबीज का, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका थोड़ा सा हायर साइड ही होता है, तो उनका 97.9 और 100.4 तक भी नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है, मतलब बेबीज का थोड़ा सा हाई होता है। एग्जैक्ट ये रेंजेस याद नहीं करनी है आपको, बस मेन जो एक नॉर्मल एवरेज है वो याद। इसके अलावा ये एक एवरेज है, ठीक है, तो जैसे बीपी भी होता है, एवरेज होता है 120/80, टेम्परेचर भी एवरेज है। तो एवरेज मतलब हर एक का के लिए ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इन्होंने रेंज दी है ना, किसी किसी का हमेशा 97 रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसे ठंड लग गई है, उसका बॉडी का टेम्परेचर 97 ही है, उसका 98 भी जाएगा ना तो उसे फीवरिश लगने लगेगा। और किसी किसी का 99 ही रहता है, उसको 99, उसको नापेंगे, डॉक्टर कहेगा तुम्हें फीवर है, कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा नॉर्मल है ये। तो किसी किसी को 99 में भी बुखार नहीं लगेगा। तो हर एक का एक उसका खुद का एवरेज होता है, ये पूरे दुनिया का एवरेज है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे वेरिएशंस, दिन और रात के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशंस टेम्परेचर में बॉडी के हमारे दिन भर में होते रहते हैं, उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी के फंक्शन के वेरिएशंस। तो जैसे कि इवनिंग में थोड़ा सा, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो बॉडी थोड़ी सी ठंडी होती है, इवनिंग तक आते आते थोड़ा सा गर्म रहता है, तो सुबह टेम्परेचर नापेंगे थोड़ा अलग आएगा, रात को थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, इसे बोलते हैं डायर्नल वेरिएशन, है ना। हाँ, डायर्नल मतलब दिन और रात का वेरिएशन। मतलब सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग तो कम। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आए। एज, बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज पर बड़ों से, बच्चों का ज्यादा, और बच्चों का वेरिएशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का वो जो थर्मोस्टेट है, वो जो स्टेबलाइजर है टेम्परेचर का, हाइपोथैलेमस, वो इतना डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए बच्चों का, इसलिए कहते हैं ना बच्चों को बुखार थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना, जो उनका स्टेबलाइजर है, इतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ। हम लोग क्या है कि थोड़ा सह लेते हैं, क्योंकि डेवलप्ड हो चुका है, मेंटेन कर पाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। सेक्स, लेडीज का थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में, मतलब ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा सा ज्यादा होता है टेम्परेचर। ठीक है, कुछ भी हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ ऐसे होता है ना कि बहुत गुस्सा आया तो फॉर अ टाइम बिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत लोगों में वेरिएशन हो सकता है। तो ये थी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल मतलब वो नॉर्मल होती हैं, बॉडी की फंक्शनिंग के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज होते हैं। देन होती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब जो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर नापेगा और वो बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है, तो पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है ना, पैथोलॉजी लैब, मतलब अगर लैब के हिसाब से वो गड़बड़ है, उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशंस। उस फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या है, वो गड़बड़ नहीं है हमारे टेम्परेचर पे, वो सिर्फ नॉर्मल वेरिएशंस है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, वो हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो क्या क्या है, 3 वेरिएशंस दिए हुए, 3 टाइप के अगर चीजें हैं तो मतलब हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है, ट्रीटमेंट का जरूरत है।
तो सबसे पहले तो जो हमने सबसे पहले पढ़ जो सबको पता होता है फीवर। फीवर मतलब क्या है? बॉडी का टेम्परेचर 98.6 एक एवरेज है और 37 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा है तो हम बोलते हैं फीवर है। उसके बाद भी कहते हैं 99 तक चलता है। और दवाई भी कहते हैं 100 के ऊपर लो, है ना, डॉक्टर भी कहते हैं 100 तक दवाई मतलब 100 के ऊपर प्रोसेन लेना। ठीक है। तो फीवर में क्या होता है? थोड़ा बॉडी गरम गरम लगती है। ठीक है? तो फीवर क्या है? टेम्पररी इंक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर, टेम्पररी इंक्रीज है। और फीवर में भी हमारा थर्मोस्टेट अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि फीवर हमारी बॉडी ने ही लाया है। क्योंकि जब हमें फीवर कब होता है? जब हमें पे कुछ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सा बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस को मार सके। वो तो इतने छोटे छोटे होते हैं, वो थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने से जल्दी मर जाएंगे। हम थोड़ा सा 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, दे विल, उनको जल्दी फर्क पड़ेगा। तो हमारी बॉडी खुद जानबूझ के, कुछ इन्फेक्शन होता है, अपना टेम्परेचर, हमारा जो स्टेबलाइजर है हाइपोथैलेमस, जानबूझ के टेम्परेचर बढ़ाता है। उसे बोलते हैं फीवर। तो वो टेम्पररी होता है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है। ठीक है। तो फीवर इज अ गुड साइन कि ना हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। और फीवर हमारे भले के लिए होता है, ना कि हमारे अगेंस्ट। देन बाकी की जो दो कंडीशंस है, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, उन दोनों केसेस में क्या है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो खराब हो गया। ठीक है। हाइपर, हाइपर मतलब पता है ज्यादा, थर्मिया मतलब जहां भी वर्ड आएगा टेम्परेचर, और हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। तो हाइपर थर्मिया मतलब बॉडी का स्टेबलाइजर बिगड़ गया, इतनी ज्यादा लू लग गई। कहते हैं ना, लू लगने से लोगों की डेथ हो गई, कुछ कोयले के खदान में लोग की डेथ हो गई। तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ, कहते हैं ना कि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ जाती है एकदम से, तो स्टेबलाइजर खराब हो जाता है। अभी तो हम लोग के घरों में यहाँ होते नहीं है, पर से गाँव वाँव में होते हैं ना, स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्योंकि इतना वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। और कभी कभी बहुत एकदम से हाई वोल्टेज आ जाती है या बहुत लो वोल्टेज आती है, तो स्टेबलाइजर खराब हो जाता है। ऐसे ही एकदम ही बहुत ज्यादा हीट हुई, बहुत ज्यादा लू में चला गया आदमी, डेली बेसिस पे एक्सपोज हो रहा है, कोयले की खदान में बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है कि बॉडी का स्टेबलाइजर बिगड़ गया और बॉडी अननेचुरली रूप से बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही है। ठीक है। उसे बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है। इतना ही याद करना है। इट इज नॉट सेम एज फीवर। ठीक है। फीवर में भी टेम्परेचर बढ़ता है और हाइपरथर्मिया में भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, पर फीवर क्या है? हमारे भले के लिए, अपने आप ठीक हो जाएगा या मेडिसिन देके। हाइपरथर्मिया के लिए तुरंत से आपको डॉक्टर के पास जाके एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है। देन हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हाइपर का जस्ट उल्टा है। इतना ज्यादा कोल्ड पे होता है ना कि ठंड लगने से डेथ हो गई, इतना ज्यादा ठंड हुई, इतना ज्यादा ठंड हुई कि स्टेबलाइजर अगेन बिगड़ गया और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही लो चला गया। बहुत ही लो, देखो इन्होंने लिखा है, नॉर्मल होता है 37, 35 चला गया, और फ़ारेनहाइट के हिसाब से 98.6 होता है, 95 के भी नीचे चला गया, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो वहां पे भी ब्रेन काम करना बंद कर देता है, स्ट्रोक आ सकते हैं, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ठंड पे। ठीक है। तभी ये थी 3 कंडीशंस। अभी टेम्परेचर नापते कैसे? सभी को पता है, थर्मोमीटर, मरकरी का थर्मोमीटर आता है, या तो मुंह में डालते हैं या आर्मपिट में लगाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी आते हैं जो रेक्टम में, जो हमारा एनएस वाला पोर्शन होता है वहां पे लगा। ठीक है। तो बस ये तो पता ही है, इसमें तो ऐसे कुछ इसमें खास सवाल के साथ इसमें। इसमें हाँ, सवाल तो मुझे नहीं पता कैसे आ सकते हैं। ऐसे ही आप बता सकते हैं कि वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स बताओ, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स 4 बताने हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं कि हाइपरथर्मिया इज सेम एज फीवर, तो पता होना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट सेम। हाइपरथर्मिया स्टेबलाइजर खराब है, फीवर में स्टेबलाइजर सही काम करता है। नॉर्मल आ सकता है, नॉर्मल रेंज क्या है, उसमें ट्रू और फॉल्स आ सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट वाला चीज आ सकता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं मिड टर्म में। देन आता है सेकंड, पल्स रेट। पल्स रेट यानी कि हमारी, ये जो हम यहाँ से नापते हैं, हमारी नब्स जिसे हम बोलते हैं, नब्स कैसी चल रही है। और वो नब्स किसको बताती है? हमारा हार्ट ब्लड कैसे पंप कर रहा है। ठीक है। तो पल्स रेट होता क्या है कि जब हमारा हार्ट एकदम से, हार्ट हमारी क्या है? एक मोटर है। ठीक है। जैसे मोटर चलाते हैं, हैंडपंप को, ऐसे हैंडपंप चलाते हैं तो एकदम से पानी निकल के आता है, ऐसे ही हार्ट
एक मान लो हैंडपंप है, और हमने उसका बटन जब वो उसका हैंडल को प्रेस किया तो एकदम से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, ठीक है ना। और क्या है कि बिल्कुल मोटर समझ लो कि हार्ट एक मोटर है, और पूरी बॉडी में जो हमारी आर्टरीज है वो क्या है, पाइपलाइन है, पानी की पाइप्स है, ठीक है। तो हार्ट पूरी बॉडी में पानी या जो ब्लड है वो कैसे भिजाएगा, वो पाइपलाइंस की। तो हार्ट का काम क्या है, उन पाइप्स में पानी को पंप करना, जिससे पूरे घर में, मतलब मैं एनालॉजी दे रही हूँ, हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड, तो पूरे बॉडी में हर एक कोने में ब्लड जाए। तो हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड ऐसे ऐसे स्मूथ नहीं जाता है, ब्लड ऐसे 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 वेव्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो वो वेव्स को मेजर करने को ही बोलते हैं पल्स, ठीक है। तो पल्स क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे हार्ट कैसे काम कर रहा है उसको बताती है, ठीक है। तो एकदम से हार्ट ब्लड पंप करेगा, तो ब्लड एकदम से ऐसे उफान से पाइप्स के थ्रू जाएगा। तो ये हमारी सारी आर्टरीज पूरी बॉडी में है। तो हमारी ये जो रिस्ट पे ये वाली जो आर्टरी होती है, जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं, जो आप खुद भी हाथ लगाते हो तो समझ में आती है ना, तो ये बिल्कुल स्किन के पास है ये वाली आर्टरी, इसलिए यहाँ से मेजर करते हैं। नहीं तो पूरी बॉडी में हर जगह पल्स होती है, ठीक है, बट यहाँ पे बिल्कुल स्किन के पास है, तो हम यहाँ पे नाप सकते हैं। तो ये रिस्ट वाली आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो पल्स मोस्टली यहाँ पे मेजर की जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना 1 मिनट में कितनी बार ये बीट कर रही है, तो इसका मतलब 1 मिनट में उतनी बार हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। लिखा भी है 1 बल्ज, एक बार ये फड़की तो मतलब 1 पल्स इज इक्वल टू 1 हार्ट। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि रेडियल आर्टरी पे फील करते हैं पल्स, क्योंकि वो स्किन के बिल्कुल पास है, सबसे मोस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है पल्स की एग्जामिनेशन की, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पल्स क्या है, सीधा सीधा हमारे हार्ट कैसे काम कर रहा है, सीधा सीधा उसका मिरर है, ठीक है। पल्स अच्छी है मतलब हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। हमारी आर्टरीज की हालत, वॉल्स कैसी हैं, वो ये एक्चुअली थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा आगे जाके और चीजें समझेंगे, थोड़ा सा इसमें बहुत कुछ वेरिएशंस हैं, थोड़ा ट्रिकी है समझना कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, थोड़ा बहुत पल्स उसके बारे में भी बताती है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। कंडीशन ऑफ आर्टीरियल वॉल, हमारी आर्टरीज की वॉल्स कैसी हैं, कि होता है ना कि पाइप्स जो होते हैं, पाइपलाइंस, पाइपलाइंस की वॉल पतली है या मोटी है, उसकी भी कंडीशन बताता है पल्स। पल्स का इंपॉर्टेंस हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पल्स के बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जब वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे ना तो इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स अच्छे से समझ में आएगा। पल्स की साइट समझ लेते हैं कि पल्स कहाँ कहाँ नापते हैं, तो जहां जहां जो आर्टरी है वो स्किन के क्लोजर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पल्स हम यहाँ पे नापते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे यहाँ पे भी कभी आप हाथ रखोगे तो यहाँ पे हमारी कैरोटिड आर्टरी जाती है, हार्ट से लेकर ब्रेन तक, तो यहाँ पे भी हाथ रखोगे तो ऐसे वो धक 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 फील होगा, तो वहां पे भी पल्स नापी जाती है। इसके अलावा आप अपने नीज के पीछे भी हाथ रख के देखो, वो भी वहां पे भी धक धक फील होगी, वहां पे भी पल्स नाप सकते हैं। देन जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं हम एल्बो वाली आर्टरी पे, ठीक है। एल्बो वाली आर्टरी को बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये कौन सी है, रेडियल आर्टरी, यहाँ पे पल्स नापते हैं। एल्बो वाली आर्टरी जिसको बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी, इस पे ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो पल्स यहाँ पे भी नाप सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कॉमन साइट्स आर रिस्ट, एल्बो, नेक, ग्रॉइन पे कम नी, बैक ऑफ फुट, बैक ऑफ नी के पीछे, ठीक है। तो रेडियल पल्स, पल्स एट रिस्ट, रिस्ट में क्या है, रेडियल पल्स, नेक में क्या है, कैरोटिड वाली आर्टरी। तो थोड़ा सा इसमें याद करने जैसा बहुत कुछ है। तो अभी पल्स से क्या क्या नापा जा सकता है, मतलब पल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पल्स से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो रेट, कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है हार्ट, ठीक है। तो पल्स क्या है, डायरेक्ट हमारा हार्ट पंप कैसे कर रहा है उसके बारे में बताती है। तो कितनी होती है पल्स रेट, 60 to 90 बीट्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट रेट हुआ, कि मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। इसके अलावा जैसे टेम्परेचर का थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, ऐसे ही बच्चों का पल्स रेट, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका पल्स रेट
ज्यादा होता है 120 से 160 बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट, ठीक है। पर जैसे जैसे वो एक 12 की एज तक आते आते उनका 60/90 हो जाता है। इसके अलावा हम एकदम से कुछ काम करके आए हैं, दौड़ के आए हैं, तो पल्स हार्ट थोड़ा ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है ना। कुछ हमें बहुत गुस्सा आया तो एकदम से तेजी से धड़कता है। कोई कोई वेदर में गर्मी से कभी कभी किसी को हो जाता है हार्ट रेट हाई। कोई कोई मेडिसिन की वजह से हार्ट रेट हाई हो जाता है। स्ट्रेस से हार्ट रेट हाई हो जाता है। तो ये था पल्स रेट। तो पल्स रेट में भी क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था, ऐसी पल्स रेट में 60 से 90 ये क्या है, नॉर्मल है। तो टैकी और ब्रेडी। टैकी मतलब पल्स रेट 90 से ऊपर बढ़ गया, तो ऐसा ना टैकी टैकी फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो टैकी से ऐसे याद कर लो कि आई एम फीलिंग टैकी। तो टैकी मतलब पल्स रेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, कुछ फीवर होता है, फीवर होता है तो सबसे पहले पल्स रेट बढ़ता ही है। डॉक्टर्स चेक करते हैं ना, नब्स चेक करते हैं, अरे पल्स रेट बढ़ा हुआ है। कुछ एंजाइटी होती है, कुछ मेडिसिन से होता है ना, हमें जब बहुत स्ट्रेस हुआ या फिर कुछ एक्सरसाइज करके आए, भाग दौड़ के आए, तो हार्ट रेट ज्यादा होता है। ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी मतलब 60 से नीचे है पल्स रेट। तो मोस्टली ना तो ज्यादा होना ना तो कम होना, दोनों ही चीजें गलत होती हैं। बट जनरली जैसे हम योग करते हैं तो योगीज का मोस्टली पल्स रेट लोअर साइड होता है, क्योंकि उनके हार्ट को इतना कम बीट्स में भी वो ज्यादा ब्लड अच्छे से पास कर देता है। तो एथलीट्स में भी पल्स रेट थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ गड़बड़ियां होती हैं कि ओल्ड एज के साथ धीरे धीरे पल्स रेट कम होने लगता है। किसी को कुछ पैनिक अटैक आया, कुछ डर के मारे सांस रुक गई है ना, डर के मारे मेरी सांस ही रुक गई, तो पैनिक अटैक आया, तो पल्स रेट कम हो सकता है। रेगुलर जो प्राणायाम मेडिटेशन या फिर जो एथलीट्स है उनका नॉर्मल बेसिस पे थोड़ा कम ही रहता है। अभी इन्होंने यहाँ पे 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं। तो नॉर्मल देखिए, पल्स मतलब एक ग्राफ में एक पीक आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब वो पीक नॉर्मल इंटरवल्स के बाद आ रही है। ब्रेडी में वो दो पीक के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया है, और टैकी में जो है दो पीक के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। समझ में आया? मतलब नॉर्मल में डिस्टेंस इतना होना चाहिए, मतलब एक बीट और दूसरी बीट में इतना टाइम, क्या 1 ही सेकंड का गैप होता है मोस्टली, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, अगर 60 नॉर्मल माने, 1 सेकंड का गैप हो रहा है। अगर आपकी 1 सेकंड में 2 बार धड़क रहा है, इसका मतलब आपको टैकीकार्डिया है। और 1 सेकंड में होता है ना, इतनी कभी कभी इतने कमजोर होते हैं कि धड़क ही नहीं रही है, तो मतलब 1 सेकंड में एक बार भी नहीं धड़क रहा है, तो वो जो पीक है वो थोड़ा दूर दूर आएगी। तो ऐसे 3 ग्राफ आ सकते हैं। मतलब मोस्टली इतना आता नहीं, बट ठीक है, पता होना चाहिए, कभी कभी आ भी जाता है। देन रिदम। ये था हमारा रेट, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है हार्ट। देन रिदम। अभी आप ऊपर के जो 3 ग्राफ थे, नॉर्मल, ब्रेडी और टैकी, 3 जो ग्राफ थे, उसमें भले ही दो पीक्स के बीच में नॉर्मल में इतना डिस्टेंस है, टैकी में थोड़ा कम डिस्टेंस है और ब्रेडी में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, पर दो पीक्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। अगर एक बीट 1 सेकंड बाद हो रही है तो दूसरी बीट भी 1 सेकंड बाद हो रही है, तीसरी भी 1 सेकंड बाद हो रही है। अगर एक बीट 1 सेकंड में 2 बीट्स हो रही है, तो अगेन अगले सेकंड में 2 बीट्स होंगी, तो डिस्टेंस सेम था। रिदम में क्या होता है कि इरेगुलर धड़क रहा है हार्ट, कि हर एक पीक सेम टाइम पे आनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिदम, ठीक है। अगर धक धक कर रहा है तो या तो ऐसे 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 कर रहा है, या ऐसे ऐसे कर रहा है, दोनों, या फिर एक बार ऐसे कर रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। तो ये होती है रिदम, एक ही बार बज रहा है, एक ही टाइम पे वो बज रहा है, ठीक है। भले ही ज्यादा तेज बज रहा है या स्लो बज रहा है, बट स्पीड क्या है, सेम है। रिदम क्या होती है, रिदम हमारी स्पीड को बताती है कि हाँ भाई ये एक ही लय पे बज रहा है। कहते हैं ना कि सुर लय, गाना भाग नहीं रहा है, तो रिदम होती है हमारी कि लय में बज रही है अभी, बट रिदम बिगड़ जाती है। तो ये रेगुलर में आप देखेंगे, उसके बाद में भी एक ग्राफ है कि रेगुलर में दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, हर पीक के बीच के डिस्टेंस सेम है। और इरेगुलर में क्या है, दो पीक थोड़ी पास है, बाकी आगे की दो पीक
दो पिक थोड़ी सी दूर है, तो मतलब लय बिगड़ी हुई है बीट की। कम या ज्यादा की बात नहीं है, यहाँ पे लय बिगड़ गई है। कभी ऐसे बज रहा है, कभी ऐसे ऐसे बज रहा है, कभी ऐसे बज रहा है, कभी ऐसे ऐसे बज रहा है, तो उसे बोलते हैं रिदम। तो रिदम क्या होती है कि इंटरवल बिटवीन द हार्ट बीट, वो इक्वल होना चाहिए, हमारी दोनों हार्ट बीट्स इक्वल इंटरवल्स पे आनी चाहिए, हर एक हार्ट बीट। तो जब वो बिगड़ जाती है रिदम, उसे बोलते हैं एकार्डिया, एरिथमिया। रिदम मतलब रिदम में, ए रिदम में मतलब कोई भी चीज के पहले ए लगा दो तो मतलब उसका उल्टा हो गया। तो रिदम मतलब रिदमिया, और ए मतलब एरिथमिया, मतलब रिदम बिगड़ गई, लय बिगड़ गई हार्ट। तो ये भी आया। हाँ, तो रिदम क्या है कि मोस्टली हार्ट अटैक के केस में, कुछ हार्ट की सर्जरी हुई है तो रिदम क्या है, बिगड़ जाती है हार्ट की। वैसे कहते हैं ना कि पानी की कमी हो गई, पोटेशियम सोडियम का कमी की वजह से भी रिदम खराब हो जाती है। एक्चुअली जो मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, उसके पास एक पेशेंट जाते हैं तो अच्छे से, कहते हैं ना कि पहले के डॉक्टर्स अच्छे से नब्स पकड़ लेते थे, मतलब एक नब्स से आप कितना कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। पर पढ़नी आनी चाहिए, उसमें इतनी सारी चीजें हैं नब्स में। अभी क्या है, डायरेक्ट डॉक्टर पास जाओ, ये टेस्ट कर दो, वो टेस्ट कर दो, वो कर दो, वो कर दो। नब्स पकड़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं। देन आता है एम्पलीट्यूड और करेक्टनेस। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि अभी आपने देखा ये जो हम नापते हैं पल्स, वो ऐसे पीक के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, एकदम से ऐसे ब्लड जा रहा है, देन नीचे आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी चोटी की हाइट कितनी है, ठीक है, कम है कि ज्यादा है। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है हाउ स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल और फुल द पल्स इज। मतलब नॉर्मली ऐसे अगर जा रहा है ब्लड, ये एक मान लो नॉर्मल है कि पहाड़ की चोटी इतनी है, ठीक है। तो इसमें भी तीन ग्राफ दिए हैं कि नॉर्मल पल्स मतलब एक हाइट है उसकी, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना फोर्स से आनी चाहिए। वीक पल्स मतलब थोड़ी सी हाइट देखो छोटी है, और लार्ज पल्स मतलब उसकी हाइट बड़ी है। मतलब एक बार में ब्लड पंप करेगा तो, जैसे कि होता है ना कि वेव्स आती हैं, हाई टाइड लो टाइड, तो एक नॉर्मल वेव्स है, ये होती है नॉर्मल एम्पलीट्यूड। हाई टाइड आई मतलब एकदम तेजी से ब्लड आया, हार्ट ने पंप किया ब्लड, एकदम तेजी से आया। और लो टाइड मतलब वीक पल्स, मतलब हार्ट ने पंप किया, इतना सा ब्लड आया, इतना सा ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को पूरे बॉडी तक जाने के लिए, हार्ट क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे पूरे बॉडी में हर एक पार्ट तक ब्लड जाना है, तो उसके लिए ये नॉर्मल होना चाहिए ना कि एक बार हार्ट ने पंप ब्लड किया तो पूरा वेव दूर तक जानी चाहिए, उसके लिए एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये सब चीजें लिख लो। अगर एग्जाम में इंग्लिश वर्ड्स में एक्सप्लेन करने को नहीं आए, तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा कि हाई टाइड लो टाइड ऐसे करके। या सिर्फ ग्राफ भी बना देंगे ना, जो ग्राफ बने हुए हैं कि चोटी के फॉर्म में, तो भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अरे कोई, जैसे कि होता है कि कोई बेहोश हो गया, तो नब्स कहते हैं अरे तो इसकी तो नब्स ही नहीं पकड़ में आ रही है, मतलब इतनी वीक होता है कि धक 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 धक, वो इतनी वीक है कि ऐसा लग रहा है ब्लड जा ही नहीं रहा है पूरी बॉडी। तो वो वीक पल्स भी, क्योंकि बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो पूरी बॉडी तो ब्लड से ही चल रही है, तो सबसे पहले तो ब्रेन डेड होता है अगर पल्स बहुत है, बहुत ही लो हो जाती है, जब बेहोश हो जाते हैं तो सबसे पहले ब्रेन काम करना बंद कर देता है ना, क्योंकि ब्रेन को तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उसे ब्लड से मिल रही है। तो तुरंत से अगर ब्लड हल्का सा भी कम हुआ तो सबसे पहले आदमी बेहोश हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है। तो वीक इन्होंने लिखा है, देखो वीक और वीक पल्स जो है वो एक इमरजेंसी है, नॉर्मली जिनका लो ब्लड प्रेशर है, किसी को बहुत ज्यादा खून बह गया, खून ही नहीं है तो वो पल्स वेव्स आएंगी कैसे, पानी ही नहीं है तो वेव हाई टाइड लो टाइड क्या होगी, है ना। तो ना कि समुद्र में पानी ही नहीं है तो फिर लो टाइड होती है उस समय, तो वैसे ही। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो भी गड़बड़ है कि मतलब आपका हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, पल्स का प्रेशर, ये भी याद करने जैसे है कि एक ब्लड प्रेशर में एक होता है ऊपर वाला जिसे बोलते हैं सिस्टोल, एक होता है नीचे वाला, वो तो सबको पता होता है ना, एक ऊपर वाला होता है 120 और एक नीचे वाला होता है 80, जिसे हम बोलते हैं नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोल, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल को माइनस करके क्या आता है, 120 माइनस 80 40, तो
ये वाला जो वो है, ये पीक की हाइट, ये 40 mmHg के उस पे होती है। मतलब पल्स प्रेशर की पीक कितनी लंबी है, लो टाइड है हाई टाइड है, वो नापते हैं। ब्लड प्रेशर से भी नाप सकते हैं। ब्लड प्रेशर का ऊपर वाले और नीचे वाले को माइनस कर दो तो आपकी ये पीक कितनी है उससे नाप सकते देन। तो इस पे पूरा वाइटल साइंस पे ना पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि वाइटल साइंस बताइए। फिर पल्स पे भी आ जाता है, पल्स की करेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो सारी नहीं बताएंगे बट मेन मेन रेट, कितनी देर में धड़क रहा है, कितनी रिदम में धड़क रहा है, और कितने जोर से धड़क रहा है, मतलब कि फास्ट आ रहा है बीट या स्लो आ रही है। अभी फोर्स, it is the pressure required to completely obliterate the arterial pulse. It gives roughly measure of systolic pressure. फोर्स मतलब मैं कितनी ताकत से यहाँ पे प्रेस करूं कि ब्लड स्टॉप हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिरेट, मतलब कंप्लीटली स्टॉप कर देना। तो कितनी ताकत में अपने हाथ की यहाँ लगाऊं कि जिससे कि ब्लड स्टॉप, फ्लो करना स्टॉप कर दे, उसको बोलते हैं फोर्स। तो मतलब जितनी फोर्स से ब्लड फ्लो कर रहा था उतनी ही ज्यादा ताकत मुझे लगानी पड़ेगी ना उसको फ्लो को स्टॉप करने के लिए। जितनी तेज से पानी आ रहा था उतनी तेजी से कोई रोकने वाला होना चाहिए ना उसको स्टॉप करने के लिए। तो जितना फोर्स से रोका मतलब उतनी ही फोर्स से पानी आ रहा, यानी कि ब्लड आ रहा, तो उसको बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स से जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो नाप सकते हैं। ये सब जितना याद हो जाए उतना करिएगा। आई नो कि थोड़ा सा टफ है, तो मेन आप रिदम, एम्पलीट्यूड और रेट पे ध्यान दीजिए। फोर्स और ये बाकी सारी चीजें थोड़ी सी टफ है। टेंशन, मतलब डेफिनेशन ही तो याद करनी है और थोड़ा कुछ याद करना है। हाँ, और डेफिनेशंस भी ऐसे आपको पूरी पूरी इंग्लिश की डेफिनेशन ऐसे याद करना जरूर, जो मैं बता रही हूँ ना आप वैसे भी हिंदी में अपने भाषा में लिख दोगे ना, तो आपको अपना वो भावना समझानी है अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, टेंशन क्या है? टेंशन बताती है हमारी जो ये पाइप्स हैं, आर्टरीज हैं, इनकी वॉल्स कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है। टेंशन वो चीज बताती है, ठीक है। तो फोर्स नापने से हमें पता चलता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना है, और टेंशन नापने से पता चलता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर कितना है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी सीधे हाथ की और राइट साइड की, सीधे पैर की राइट पैर की दोनों, सीधा राइट वन। सीधा सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों साइड का सेम होना चाहिए पल्स। इस हाथ पे नापे तो भी 60, मतलब जितनी आ रही, मान लो 72 एक बोलते हैं, तो भी 72 आ रही है, इधर नापा तो भी 72 आ रही है, सेम होना चाहिए। अगर दोनों साइड में डिफरेंस है, जैसे होता है ना किसी किसी को पैरालिसिस अटैक आया तो फिर एक साइड सुन पड़ गई ना, तो उस साइड की पल्स नहीं आएगी उसको, मतलब हल्की पड़ेगी। इस साइड की पल्स नॉर्मल होगी, दूसरी साइड की पल्स नहीं, हल्की हो जाएगी। तो इक्वालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड की पल्स इक्वल होनी चाहिए, राइट और लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट और साइड में अगर इनइक्वालिटी है मतलब कुछ तो आर्टरी में ब्लॉकेज है, मतलब यहाँ की पल्स सही है इधर साइड की हल्की है, तो मतलब यहाँ वाली कुछ किसी आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है, ये भी बताता है वो कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। ऐसे ही ये तो था राइट और लेफ्ट साइड का। देन आया रेडियो फेमरल डिले। रेडियो क्या है? रेडियल मतलब हाथ वाली, और फीमर बोन हम पढ़ते हैं पैर वाला। तो हाथ और पैर की नब्स भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम हाथ में नाप रहे हैं तो भी पल्स उतनी होनी चाहिए, पैर में नाप रहे हैं तो भी पल्स उतनी होनी चाहिए। अगर उसमें भी डिफरेंस है तो भी बताएगा कहीं ना कहीं आर्टरी में कुछ ना कुछ, कहीं ना उस जगह पे ब्लॉकेज है। बहुत सारे लोग को ऐसे होता है कि पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, ऊपर का बॉडी सही काम कर रहा है, पैर काम करना बंद कर दिए, तो होता है ना वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है किसी जगह पे आर्टरी में। आर्टरी की ब्लॉकेज सिर्फ ये हार्ट वाली ब्लॉकेज नहीं होती, वो और भी बहुत सारी हमारी बॉडी में आर्टरी होती है। पूरी पाइप्स, पूरा पाइप का जाल बिछा हुआ है ना, तो कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकती है। तो वो पता लगाने के लिए ऊपर और नीचे का पल्स भी सेम।
ठीक है, तो एक छोटी सी ये नब्ज से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं। अभी बैक में जाते हैं वापस, पिछले पेज पे पल्स के एग्जामिनेशन है ना, कि नब्ज के एग्जामिनेशन के फायदे क्या हैं। तो अभी हमने इतनी सारी बातें पढ़ी। तो सबसे पहले तो नब्ज जो है डायरेक्ट डायरेक्ट बताती है हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, सही से पंप जो मोटर है हमारी सही से चल रही है नहीं चल रही है। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टीरियल वॉल, हमारी जो पाइपलाइंस हैं, वो टेंशन वाला वर्ड पढ़ा था ना, कि जो पाइप्स की वॉल्स हैं वो कैसी हैं, सॉफ्ट है या हार्ड है। पल्स रेट उसके बारे में भी बताता है। अभी हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर के बारे में भी पल्स रेट से पता चलता है, उसकी फोर्स से और आर्टरीज की वॉल से। देन इरिदमिया, कि अगर ब्लड पल्स रेट जो इरेगुलर है, मतलब एक एक लय नहीं है पल्स रेट में, तो वो भी बताता है पल्स रेट नापने से। ये लिखा है डिटेक्ट बैकफ्लो इन एओर्टिक आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया, ये लाइन मत याद करिए। इसके जगह आप वो लिख देना कि लेफ्ट राइट की पल्स, ऊपर नीचे की पल्स से हमें ये पता चलता है कि हाँ पूरी बॉडी में कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है, पूरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर, देन पढ़ा पल्स। तो एक बार और गो थ्रू करूं पल्स को, क्योंकि पल्स में बहुत कुछ है। क्या यस आया समझ? पर वो टेंशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टेंशन जो है वो टर्म समझ में नहीं आई। एक तो बार पल्स, करा दीजिए रिवाइज, हाँ प्लीज। तो पल्स क्या है कि हमारा हार्ट कितने जोर से कितनी बार धड़क रहा है एक मिनट में, उसको बोलते हैं पल्स। ठीक है, आप ये सब डेफिनेशंस हिंदी में भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो पल्स की बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एक नब्ज से हम बहुत कुछ। तो सबसे पहले था रेट, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है हार्ट। ठीक है, वो होता है रेट। देन होती है रिदम, कि किस लैम लय में बज रहा है या लय के बिना लय के बज रहा है। कि अगर बज रहा है तो सेम टाइम पे आवाज आनी चाहिए, और अगर लय बिगड़ी भी है तो एक आवाज 1 सेकंड बाद आएगी, एक आवाज 2 सेकंड बाद आएगी, मतलब लय बिगड़ी हुई है। तो होता है एक होता है रेट, दूसरा होता है रिदम। देन होता है एम्पलीट्यूड, कि हाई टाइड और लो टाइड, एक बार में धड़क रहा है तो कितना ब्लड आ रहा है, कितना ज्यादा ब्लड वो पंप कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर कैसे ना किसी की नब्ज ही नहीं मिल रही है, बहुत ही लो पल्स है, मतलब उसका ब्लड लॉस हो गया है कहीं पे, तो ब्लॉकेज है, तो ब्लड पास ही नहीं हो रहा है। और एकदम इतने जोर से ब्लड आया, एकदम होता है ना कि इतने ज्यादा बहाव से पानी आता है कि बांध तोड़ देता है, तो हमारी आर्टरीज को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर बहुत ही ज्यादा उससे ब्लड आएगा तो फोर्स से। ठीक है, तो तीसरा हुआ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कितने फोर्स से आया, मतलब कितने तेजी से पानी आया, कितने ज्यादा। देन होता है फोर्स। एम्पलीट्यूड और फोर्स में थोड़ा सा वो है कि ना, एम्पलीट्यूड मतलब वेव हाई टाइड और लो टाइड, और फोर्स मतलब कितने बहाव कितना ज्यादा है पानी। ठीक है, तो फोर्स मतलब ये, तो जितना बहाव है उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो वो हम यहाँ पे प्रेशर लगा के देखते हैं कि कितना, मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं समझ पाएगा वो डिफरेंस, पहले तो उसके लिए समझ में आना चाहिए ना कि नॉर्मल पर्सन का कैसा होता है फोर्स। उसके अलावा तो इसलिए फोर्स को और टेंशन को उन्होंने ज्यादा समझाया नहीं है, क्योंकि फोर्स और टेंशन क्या है कि वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है। ठीक है, तो फोर्स मतलब ये समझ लो पानी का बहाव कितना तेज है, उस हिसाब से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। और टेंशन मतलब जो पाइप्स हैं, जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो भी आप नाप नहीं सकते अपने हिसाब से, वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही उसको फाइंड आउट कर सकता है। समझ में? देन इक्वालिटी और रेडियो फेमरल डिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राइट लेफ्ट का पल्स सेम होना चाहिए, और ऊपर नीचे का हाथ और पैर का पल्स सेम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एक बार आप गो थ्रू करेंगे, बार 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 पढ़ेंगे तो और ज्यादा वो बैठेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सारी टर्म्स, बट इसमें आप ग्राफ्स देखेंगे ना, ये जो ग्राफ बने हुए हैं वो देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन पे तो सॉल्व करेंगे। तो एक हमने पढ़ा टेम्परेचर, देन पल्स, ब्लड प्रेशर का पूरा अलग चैप्टर है, ये अभी हम वाइटल साइंस पढ़ रहे हैं। देन आया रेस्पिरेटरी,
कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक बार सांस लेना और छोड़ना इक्वल टू 1 ब्रेथ, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो नॉर्मल, यू मतलब यूपनिया। तो जहां पे भी रेस्पिरेटरी वर्ड आता है, आपने सुना होगा ना निमोनिया, निमोनिया से याद कर लो। निमोनिया क्या है, सांस लेने की बीमारी है ना। तो निया वर्ड, NOEA, निया वर्ड जहां पे भी आएगा वो रेस्पिरेशन से लिंक्ड होता है, मतलब हमारी ब्रीदिंग से लिंक्ड। तो यूपनिया, यूपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट। इतनी बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। ऐसे हमने पल्स में पढ़ा था ना, टैकी, टैकी मतलब हाई, ब्रेडी मतलब लो, और कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड था। ऐसे यहाँ पे टेकिपनिया, ठीक है। टेकिपनिया मतलब हाई रेस्पिरेटरी रेट, 18 से ज्यादा है तो टेकिपनिया बोलेंगे। और ब्रेडिपनिया मतलब 12 से कम है तो ब्रेडिपनिया, ठीक है। में भी जैसे पल्स रेट भी था बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी रेट भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका 30 से 50 ब्रेथ पर मिनट होता है। आपको इतना ज्यादा ये टर्म्स एग्जैक्ट रेंजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें बच्चों का थोड़ा ज्यादा होता है। और अपना वाला नॉर्मल याद रखना है 12 से 18। पल्स रेट अपना 60 to 90, रेस्पिरेटरी रेट 12 से 18, बच्चों का थोड़ा सा हायर होता है। तो टेकिपनिया मतलब 18 से ऊपर, बच्चों का ऑलरेडी थोड़ा सा हाई होता है। देन अगर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कार्डियो करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो अपने आप टेकिपनिया होता है, वो रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है। तो वो नॉर्मल चीज है, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इन जनरल आप नॉर्मल बैठे हो, आराम से बैठे हो, अचानक से हाफ चढ़ने लगी सांस, सांसें तेज होने लगी, तो वो कुछ प्रॉब्लम है। देन ब्रेडिपनिया मतलब 12 से कम। अब हम नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, जब हम आसन करते हैं अपने फिलॉसफी से, स्थिर सुखम आसनम के हिसाब से, तो ऑलरेडी ब्रेथ रेट, सावन सर कहते हैं ना प्राणायाम में तो अगर कुंभक लगा के करेंगे तो सिर्फ 1 से 2 सांस पर मिनट आती है, ठीक है। लिया इनहेल, 16 काउंट कुंभक लगाया, फिर 8 काउंट एक्सेल किया, तो 1 मिनट में आप 2 ही बार मैक्सिमम सांस ले पाओगे। तो अपने आप ब्रेडिपनिया हो गया, पर वो कोई बीमारी नहीं है। आसन भी हम करते हैं तो अपने आप हमारा 8 ब्रेथ पर मिनट तक चला जाता है, 8 से 10, तो दैट इज नॉर्मल। पर इन जनरल आपकी ब्रेथ रेट लो हो गई, बैठे बैठे अचानक ही सांसें धीमी होने लगी, तो दैट इज अ कंडीशन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बताई हुई कि लंग का फंक्शन कैसे हम नापते हैं, स्पायरोमीटर। तो ये जस्ट याद कर लीजिए, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इस पे इतना ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत डिटेल में बताया हुआ है ये कि स्पायरोमीटर क्या करता है। कि हम एक बार सांस लेते हैं तो लंग में, लंग एक तरीके से हमारे गुब्बारे हुए, ठीक है। तो एक बार सांस ली तो गुब्बारा कितना फूला, और सांस छोड़ी तो कितना पिचका। तो स्पायरोमीटर बिल्कुल गुब्बारे जैसा ही, मतलब आप खुद भी बना सकते हैं अपना स्पायरोमीटर, ऐसे एक गुब्बारे की तरीके से होता है। वो होता है ना, कहते हैं कि गुब्बारा फुला के देखो कितना फूलेगा, तो आपके देखते हैं आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है। तो स्पायरोमीटर नॉर्मल, एडवांस जो बने होते हैं वो थोड़ा सा और एडवांस होते हैं, उसमें रीडिंग भी आ जाएगी। पर नॉर्मल एक आपने एक तरीके से इन जनरल समझ लो गुब्बारा फुला के देखो। तो लंग की कोई डिसीज है तो ऑब्वियसली स्पायरोमीटर से पता चल जाती है कि हाँ भाई सांस इसकी प्रॉपर ले, इससे नहीं भर पा रहा है फेफड़ों में हवा। तो स्पायरोमीटर क्या है, वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा। वाइटल कैपेसिटी मतलब हमने मैक्सिमम कितना हम गुब्बारा भर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितना सांस छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये पूरा यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी इस पे इतना ध्यान मत दो। देखो इसमें लिखा भी है कि स्पायरोमीटर एक क्या होता है कि, होता है ना भोपू टाइप का, भोपू का मुंह अपने मुंह में रखा, भोपू का माउथ, और फिर सांस ली, और फिर जोर से फूका उसमें, तो उस पे गुब्बारा कितना तेजी से वो फूला, कितना बड़ा हुआ, तो वो आपका लंग कैपेसिटी बढ़ाए बताए। यहाँ पे बस आपको यूपनिया, टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया ये याद रखना है, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रेथ हमारा
पेट की वो क्या है, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल साइन होता है। अभी ये जो हमने पढ़े थे वाइटल पैरामीटर्स, एब्डोमिनल गर्थ इतना वाइटल पैरामीटर्स में नहीं आती है, ठीक है। कि सर्कमफेरेंशियल मेजरमेंट ऑफ द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ अम्बिकस, मतलब हम नाभि से नापते हैं ना इंच टेप से कि आपकी कमर कितनी है, ठीक है, कमर का साइज, उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ। तो क्यों बढ़ जाती है, क्यों फैट सबसे मेन, प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है तो ऐसे ही सबको पता है। गैस बनती है तो पेट फूल जाता है, पॉटी इकट्ठा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन है तो पेट फूल जाता है, फ्लूइड रिटेंशन है, कुछ कई बार होता है पानी भर गया पेट में, पानी ज्यादा भरा हुआ है, यूरिन भी भरा हुआ है तो पेट फूल जाता है, या फिर कुछ बीमारी होती है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ इन्फ्लेमेशन है, तो उस केस में भी बढ़ जाता है। तो ज्यादा इसमें नहीं है ध्यान देने के लिए। ठीक है। अभी हम आते हैं, ये तो थे वाइटल पैरामीटर्स, इसमें बीपी हम अलग से पढ़ेंगे। देन आता है, या बीपी पढ़ लेंगे अभी कॉमन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले। बीपी तो एक नया चैप्टर है ना, हाँ, तो पहले यही कंप्लीट कर दो। चलिए। तो कॉमन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, ये कहते हैं हम नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, तो उसमें नॉर्मल कौन 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 सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सबसे बेसिक होता है सीबीसी, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। सभी ने कभी ना कभी कराया ही होगा ब्लड टेस्ट, ये रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, अपनी कोई रिपोर्ट होगी तो वो निकाल के देख के ये चैप्टर पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कंप्लीट ब्लड काउंट कि हमारी ब्लड में, ये एनाटॉमी में आपने लास्ट ईयर सबने पढ़ा होगा कि ब्लड में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स कितने होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट पूरा बताती है कि कौन सा सेल कितने नंबर में है, कितना होना चाहिए, कितना है आपके शरीर में। फिर सेल्स का नंबर तो होता है, उनकी साइज भी होता है। अब आरबीसी इतना है और आपका आरबीसी बड़ा है या छोटा है, वो भी बताता है कंप्लीट ब्लड काउंट में, ठीक है। तो वो डिटेल में पूरा भी आएगा। अभी पहले आप नाम देख लो क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं कॉमन। देन ब्लड शुगर का टेस्ट, फास्टिंग, फास्टिंग पे कराते हैं लोग, पीपी, पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग करके करवाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद करवाएंगे। देन ब्लड शुगर का एक सबसे मेन टेस्ट होता है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताता है हमारे ब्लड की। एक HP1AC होता है, HbA1c। HbA1c, अच्छा अच्छा। हाँ, HbA1c। बोलने में HP1AC। बोलने में वो HbA1c आ जाता है। HB ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, HbA1c याद देख लो। मोस्टली शुगर के पेशेंट्स को डॉक्टर ये वाला टेस्ट सबसे ज्यादा वो होता है, कहते हैं रिलायबल होता है, क्योंकि वो 3 महीने का आपको बताता है कितनी शुगर थी। देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आप कितना ग्लूकोज टॉलरेट कर सकते हो, ये सब ब्लड शुगर के लिए टेस्ट होते हैं। देन लिवर फंक्शन टेस्ट, आपके लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सब कितने हैं, कितने मात्रा में हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, तो लिवर फंक्शन टेस्ट को LFT बोलते हैं, किडनीज को रीनल भी बोलते हैं, इसलिए किडनीज फंक्शन टेस्ट को RFT भी बोलते हैं। RFT मतलब रीनल। तो आपने सुना होगा LFT RFT करवाइए, कोई पेशेंट आता है ना, अरे मेरी LFT RFT देखो, तो RFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। तो उसमें दोनों ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, किडनी और लिवर। हार्ट का तो हमें पल्स से और बीपी से पता चल जाता है, तो लिवर और किडनी का हमें ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि सारे एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं। देन थायराइड का टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है। देन ब्लड लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल को जो बताता है। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, विटामिन B12 और D3 का टेस्ट मोस्टली सब लोग करवाते हैं, बाकी सब याद मत करिए, वो तो मतलब एज एंड व्हेन नीडेड लोग करवाते हैं। बेसिक शुगर, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। देन लोग हाँ यूरिन का भी टेस्ट करते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन है क्या, तो यूरिन का टेस्ट होता है। देन शुगर के टेस्ट के लिए भी यूरिन का टेस्ट होता है कि यूरिन में शुगर आ रहा है क्या, एक्स्ट्रा बॉडी में शुगर है तो यूरिन में भी आता है। देन यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड का कुछ दिक्कत है या कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सब टेस्ट होते हैं। तो एक एक करके हम जो कॉमन वाले हैं वो डिटेल में हैं अभी। तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सवाल के साथ क्वेश्चन
क्वेश्चन तो भाई मेरे को याद नहीं कैसे आते हैं पर आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, सब कुछ आ जाता है क्वेश्चंस के हिसाब से। मतलब ये सब याद क्वेश्चन कर। पेपर शेयर करेंगे क्या? क्वेश्चन पेपर्स लास्ट फ्यू इयर्स के। कर देंगे। और क्वेश्चन पेपर आप बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ओनली 2 साल के भी देखेंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा साल के नहीं देखेंगे। हाँ, तो लेकिन आपको ये एक आइडिया। पेपर 3 के नहीं आए हैं, ग्रुप पे किसी ने डाले थे ना, पेपर 3 के एक भी क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला। वो तो आपको इसलिए था। नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग 1 करके दिखेगा वो पेपर, पेपर 3 करके नहीं ओके। मिलेगा। अच्छा। नेचुरोपैथी है, नेचुरल लिविंग, NLP 1 ऐसे नाम से होगा। ओके। अच्छा, thank you। ठीक है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, तो हमारे इतने सारे ब्लड सेल्स होते हैं, इसका ही फर्स्ट पैराग्राफ को स्किप करते हैं, जो आगे RBC से है ना वहां से देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना, तो कंप्लीट ब्लड काउंट से काफी कुछ पता चल जाता है हमारी बॉडी के बारे में। तो जैसे हमारे RBCs हैं, वो हमारा खून, मतलब कहते हैं ना ऑक्सीजन कैरी करते हैं, मेन हमारा खून जो RBC का ही बना होता है, तो आयरन और ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो, तो उसी से हमारी मतलब मेन होता है ना कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जानी चाहिए। देन WBC, वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ने का, वो हमारे शरीर के क्या है, सोल्जर्स है। देन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? वो RBC, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही होता है। तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी किसकी वजह से कर पाते हैं? हीमोग्लोबिन, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसकी वजह से ही वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स हैं पर उनमें हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए। कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कम है मतलब खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन से ही नॉर्मल हम बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन कम है, ज्यादा है मतलब खून की कमी है, खून ज्यादा सही है। देन हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये भी यही बताता है। ये इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में छोटे छोटे पॉइंटर्स याद करने की जरूरत है, मेन मेन याद करेंगे। RBC, WBC काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। पैक्ड सेल वॉल्यूम इतना क्योंकि नए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। देन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर होती है, मैंने बताया ना कि RBC है तो संख्या में बराबर, पर छोटे हैं बड़े हैं, तो उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे। उनका साइज जितना है उतना ही साइज होना चाहिए, उनका सही से उठा पाएंगे। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, अगेन मतलब वो भी वही चीज बताएगा कि RBC, हर एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है। देन तीसरे सेल्स आते हैं प्लेटलेट्स। तो RBC ऑक्सीजन कैरी करते हैं, WBC इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो गए तो हमारा ब्लड अंदर आर्टरीज में भी ब्लड क्लॉट होने लगेगा, और अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो खून निकला, जरा सा कट लगा और फिर वो बहना रुकेगा ही नहीं। होते ना हमें कट लगता है, थोड़ी देर खून बहता है, अपने आप रुक जाता है थोड़ी देर में, किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर ज्यादा हो गए तो नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे पाइप्स में, अपने आप ही वो थक्के बनाना शुरू कर देगा, तो वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो कुछ चीजें इनमें से अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC अपने आप बढ़ते हैं, क्योंकि सोल्जर्स ज्यादा चाहिए। होते ना कि सरहद पे ज्यादा सोल्जर्स भेजे जाएंगे ना जब अटैक होगा दुश्मन का, तो ऑब्वियसली सोल्जर्स की संख्या बढ़ जाएगी, अपने आप इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, अपने आप सोल्जर्स की संख्या कम हो जाती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी अपने आप ठीक हो जाती हैं, कुछ के लिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो देखो आप RBC, वो कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें बहुत सारी चीजें पता कर चल सकती हैं कि मतलब RBC और हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा है। तो अभी मान लो हीमोग्लोबिन कम है, RBC कम है, तो व्यक्ति को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है तो वो थकान थकान फील करेगा, है ना, कि जिसका हीमोग्लोबिन लो है, कहते ना उसमें एनीमिया है, खून की कमी है, तो पूरा दिन वो ऐसे एक तो पीला पीला दिखेगा, उसके चेहरे पे कांति नहीं होगी, और वो थका थका फील करेगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है ना। तो CBC से हमें कितना सारी चीजें पता चलती हैं। देन WBC बढ़ गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में। देन प्लेटलेट्स कम ज्यादा है, तो डेंगू के टेस्ट के लिए प्लेटलेट्स का ही टेस्ट होता है,
प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो वही सब इन्होंने, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना कंप्लीट ब्लड काउंट का, उसमें यही बताया है कि फायदा क्या है ब्लड टेस्ट कराने का, कंप्लीट ब्लड काउंट। कि हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर थकान किस कारण से हो रही है, हमारा ब्लड सही से क्लॉट होगा या नहीं होगा, ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर हमारे को इन्फेक्शन हुआ है, कुछ हेडेक हुआ है, तो वो सब चीजें बता पाता है। इतना पे बस करें, बाकी इसको डिटेल में कल देखेंगे एक एक सेल को, क्योंकि हर एक सेल के पूरे पूरे वो हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है ये। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें याद करने जैसा बहुत कुछ है। एनी क्वेश्चन? चलिए फिर इन्हें एक बार आप लोग गो थ्रू करिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। नीलिमा जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ नहीं, ये कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो डिटेल में पूछेंगे क्या? ऐसे डिटेल में नहीं पूछते हैं, हेल्थ लॉन्ग पैरामीटर। क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, पर ये आ जाता है कि आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी। ये ना इसमें दिया हुआ है कि आरबीसी ब्लड में कितने होते हैं, तो वो सब आ जाता है। टर्म्स आ जाती हैं कि बड़ा हुआ है तो ज्यादा को क्या बोलते हैं, कम वाले को क्या बोलते हैं, कि बड़ा हुआ है तो किस कंडीशन में बड़ा हुआ है, छोटा है तो किस कंडीशन में बड़ा हुआ है, इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते एमएस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस वाइटल पैरामीटर्स पे आते हैं, जो पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट पढ़ा ना, उस पे आ सकते हैं। पर ऑप्शंस भी आते हैं क्वेश्चन में बहुत सारे। ये तो सारे क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं। तो इस पे ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आपको, मतलब ऐसे कि लिख के सब रटना है वैसा नहीं है। पर हाँ, नंबर्स कुछ याद करने हैं कि हीमोग्लोबिन एवरेज कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल वैल्यूज याद करनी है। पास तो हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे। चलिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड बाय। बाय। थैंक यू। Thank you.